साफ़ी हजरात, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपका आने का शुक्रिया। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में एक हंगामी हालात हुए हैं। कश्मीर की सिचुएशन बड़ी अहम इश्यूज पे चल रही है, बड़े मुश्किल हालात हैं। सिक्योरिटी मेजर्स, आपको याद होगा कि जब मैं प्रेसिडेंट था तब भी एक इस किस्म का इशू हुआ था, और वो कश्मीर के इस इशू से बहुत बड़ा था, इसलिए कि बॉम्बे में एक ताज होटल, उस पे हमला जिसमें काफ़ी फॉरेनर्स मारे गए थे, तो उसका एक पूरा ब्लेम पाकिस्तान पे था, उसका एक पूरा इशू हमारे साथ था। मगर अल्लाह ने करम किया, हमने दुनिया को अपने साथ रख के और उस इश्यूज को फेस किया, इंडिया को फोर्स किया कि वो बैक डाउन हो और डिप्लोमेटिक चैनल्स से उसको हैंडल किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती, और बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता, तो इसलिए ये इशू और बढ़ता जा रहा है। मगर मैं कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में, किसी भी हाल में इंडिया के तरफ से अगर कोई जाहराना पेशकश होती है तो पूरी कौम, हम सब एक साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी होगी, और हम कायद-ए-आज़म पोस्ट से लेके भिट आइलैंड तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, अवाम, हम सब अपनी फौज, अवाम, अपने फौजी भाइयों के साथ खड़े होंगे और हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। जहाँ तक रही दुनिया में आइसोलेशन की बात, तो ये हम अक्सर करते रहे हैं कि पाकिस्तान काफ़ी सालों से दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, और अभी इनके आने के बाद तो और आइसोलेट है। कोशिश करनी चाहिए इनको कि ये आइसोलेशन को ख़त्म करें। ये वो दुनिया नहीं रही कि जिसमें अकेला कोई भी मुल्क, चाहे वो छोटा सा कोई मुल्क क्यों ना हो, वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो सारे मुल्क जो हैं वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल इंटरेक्शन, इंटरनेशनल वर्ल्ड, उसके साथ लेके चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पे मैंने अगर ये ना कहा कि जो सऊदी दोस्त हमारे आए थे, जो भाई आए थे, हमने उनका खैर मकदम किया उनके आने का, आज भी उनका हम खैर मकदम भी करते हैं, उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। मगर उसमें भी मिस हैंडलिंग हुकूमत की थी। ना उनने हमें दावत दी, ना उनने मियाँ साहब को दावत दी, ना शहबाज साहब को दावत दी, और फिर एक ट्वीट करवा दिया अपने एक चार्ली से कि ये काबिल ही नहीं है कि ये आए। तो अगर इस तरह आपने हुकूमत चलानी है तो बिस्मिल्लाह चलाएं। हालांकि हम इनको कोशिश कर रहे थे कि इनको हम टाइम दें, इनको हम कोशिश कर रहे थे कि टाइम दें कि ताकि ये समझें, कुछ सीखें, कुछ अवाम के मसाइल हल करें। मगर आप देख रहे हैं कि जिस तरह बिजली और आपके गैस के बिल बढ़ रहे हैं, और अभी तो गर्मी आई नहीं है। इस गर्मी में जो बिजली का बिल होगा वो गाड़ी दे के आप, गाड़ी बेच के आपको फिल करेंगे। तो ये हालात हैं। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर प्रॉपर फ्री फेयर इलेक्शन हो और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पाकिस्तान में, तो वो बेहतर कामयाबी का रखते हैं चांस। वो बेहतर अक्ल से बेहतर पार्लियामेंट को चला के और इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक इनका केसेस का सिलसिला चल रहा है, आज मेरे प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को इन्हें अरेस्ट किया है यहाँ इस्लामाबाद में। तो ये कोई मंगी साहब हैं, सिंध से लाए हैं, जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। तो ये पहले भी हुआ है, हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है, ये कोई नई बात नहीं है। तो
मैं उसको कंडेम करता हूँ, और जो मेरा कोर्ट का फैसला कल आया है उस पे हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोर्ट के फैसलों को माना है, इसलिए कि हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं, उनको कमज़ोर नहीं करना चाहते। हमारे ही दौर में जजों की तनख्वाहें हमने 3 गुना 4 गुना बढ़ाई थी। वो इसलिए नहीं बढ़ाई थी कि हम उन पे को लार्जेस्ट दिखाना चाह रहे थे, हमने इसलिए बढ़ाई थी कि हम उसमें अट्रैक्ट करें इस किस्म के लोग कि जो कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती हो, अच्छे वो हों, वकील हों और वो जज बने। तो कुछ हद तक हम कामयाब रहे हैं, काफ़ी जजेस अच्छे आ गए हैं, मगर होप करते हैं हम कि हम जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे, अब उनको भी फेस करेंगे। और अगर जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, उस पर तो कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गम नहीं है, हम देख लेंगे। और बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो, डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं है। थैंक यू जेंटलमैन। जरदारी साहब सवाल करना आपसे ये है कि आपने पहले भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, इस वक्त भी पाकिस्तान मुश्किल हालात में, और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के जो वलियन है उनका हिंदुस्तान के दौरे के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सर्जिकल स्ट्राइक और या कुछ करेगा। क्या आप इस सूरत हाल में को पॉलिटिकल अपना रोल प्ले करेंगे और क्या आपको पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस तलब करने का इरादा है? हम पॉलिटिकल कंसेंसस करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा पहले भी जब हमारे साथ ये इशू हुआ था, हमने पार्लियामेंट का, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का हमने जॉइंट इजलास बुलाया था, उसमें हमने क्यानी साहब को बुलाया था, पाशा साहब को बुलाया था, हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, बात की थी, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की कराई थी, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि पार्लियामेंट इज सॉवरन, पार्लियामेंट हैज़ द पावर। ये तो आज सुनते हैं कि स्पीकर साहब ने कहा है कि हम रेजोल्यूशन कश्मीर पे पास करना चाहते हैं। अगर ये रेजोल्यूशन पास करना चाहेंगे तो हम ज़रूर उस पर कोऑपरेशन करेंगे, रेजोल्यूशन पास कराएं। वकार सदी सर मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि जो MBS आए थे यहाँ पर, क्या अगर अपोजिशन जाती तो पाकिस्तान के बिलखुसूस हुकूमत के मौक़िफ़ को ज़्यादा तक़वियत मिलती, जो अब वो नहीं मिली। इंडिया में जाके जो उन्होंने बयान दिया, आज तमाम भारतीय अखबारात की ज़ीनत बना हुआ है कि उनके हवाले से ये कोट किया है कि कश्मीर पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है सऊदी अरब उससे एग्री नहीं है। एक दूसरा सर ये कि एक और चीज़ सामने आ रही है, जो सियासी हालात चेंज हो रहे हैं, जो नई गुस्साबंदी हो रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में कोई एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी की उन्हें हमायत हासिल है या नहीं? बिल्कुल, मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी इनफ इज़ इनफ। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। इनके साथ ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना इनको काम खुद करना आता है। तो ये नहीं कि हम पावर के पीछे इनकी हुकूमत को तंग करेंगे। हम अपने राइट्स के लिए, सिंध के राइट्स के लिए, बलूचिस्तान के राइट्स के लिए, पंजाब के राइट्स के लिए, साउथ के राइट्स के लिए, KP के राइट्स के लिए, उनके लिए हम ज़रूर जंग करेंगे। सर अगर हमें बुलाया जाता हम बिल्कुल जाते। अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान को इनने बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता। अगर नवाज शरीफ ने जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आया था, जब ये उससे पहले धरना दे रहे थे और वो आ नहीं सका, तो उनने जब मुझे बुलाया था मियाँ साहब ने, तो मैं बिल्कुल गया था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिला था, उसको कॉम्प्लीमेंट किया था यहाँ आने पे। तो अगर ये बुलाते तो हम क्यों ना जाते। एजाज बस होल्ड ऑन बस आप जरा इनको सवाल तो हम इदारों को मजबूत करेंगे। अभी आप इदारों की मजबूती समझते हैं जो नेब की कार्रवाइयां हैं, या ज्यादा समझते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादा हो? तो इधर भी ले रहे थे, इससे सप्लीमेंट्री करते हैं।
नैब के केसेस जहाँ पर आपकी पार्टी कह रही है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और दीगर भी, इस वक्त आप हुकूमत की कारकर्दगी से भी खुश नहीं है, तो पीपल्स पार्टी अपनी सतह पर कोई मज़ामती तहरीक जो है वो चलाना चाहती है, रोडों पर आने का कोई प्लान है जल्द से जल्द मौलाना फजलुर रहमान के साथ? नहीं, आपकी अपनी पार्टी का क्या मौका? नहीं, ये भी हो सकता है कि हम अपने एजेंडा पे आए, मौलाना साहब के साथ भी आए और खुद भी आए, दोनों में आ सकते हैं। आप सवाल कर। मेरा नाम एजाज अहमद है। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और मेरा सवाल ये है कि डील और ट्रील की बहुत बातें चल रही हैं और हमने देखा कि शहजादे साहब के आने से पहले शहबाज साहब की जमानत हो गई और उनके जाने के बाद आगा सिराज दुरानी पकड़ लिए गए। एक तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, हुकूमत के खिलाफ आपकी क्या हिकमत अमली, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं या कैसे उसके साथ डील करेंगे? क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि हमने बहुत वक्त दे दिया, इसका मतलब क्या है? बेटा, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं मुबारक देता हूं शहबाज साहब को उनकी बेल होने में। मैं समझता हूं कि जब तक केस ख़त्म ना हो जाए, एंड कंक्लूजन ना हो जाए, तब तक किसी की भी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। जरदारी साहब, इरफान मलिक 24 चैनल से तो जवाब तो सॉरी तो नहीं होनी चाहिए। और नैब के लॉज को, हर लॉ जो है वो अमीनेबल है टू चेंज, तो इट्स हाई टाइम के लॉ को भी चेंज करना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा है कि सो मोटो पे हम रीथिंकिंग करेंगे, हम खुद सोचेंगे, हम देखेंगे कि सो मोटो को किस तरह आगे चलना चाहिए। तो आई थिंक कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। रज़ा खानी स्ट्रेटजी क्या है? जरा हो अब स्ट्रेटजी बना के मैं उनको बताऊं या तुझे बताऊं? जिस तरह आपने बताया कि 6-7 माह हुकूमत को आपने दे दी, क्या इस मौके पर आप ज़िमनी इंतखाबात का मुतालबा करते हैं? सर, बस तो कंडीशंस देखते हैं ना, कंडीशंस क्या बनती हैं उसके हिसाब से करेंगे। अली फुरकान आज टीवी से, आपकी पार्टी ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर चेयरमैन नैब लगाया था, तो कोई पशेमानी है चेयरमैन नैब लगाने पे आप? बेटा, सुप्रीम कोर्ट का एक जज था, उसको मैं कोई नवाबशाह से तो नहीं जानता था। राशिद अदीब से पूछ रहे। सर, जो हालात हैं इस वक्त, एक पार्टी के सरबराह को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरों को छोड़ते हैं, पहले को टाइट कर देते हैं। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि आपको डिवाइड करके जो ये मकासद हासिल किए जा रहे हैं और की जमहूरियत रिवाइव करने का वक्त है? आई थिंक यू राइट, करने का वक्त भी है और वक्त भी आ गया है, और ये डिवाइड एंड रूल जरूर है। इरफान से जरदारी साहब, ये जानना चाहता हूँ वंस अगेन जरा तफसील के साथ, आगा सिराज दुरानी का जो गिरफ्तारी है उसका आप उस पैगाम को किस तरह समझते हैं, और जो आपके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है उस पर आपका अमल क्या है? बेटा, हम पे घेरा तंग हो नहीं सकता, इसलिए कि हमें परवाह नहीं है ऐसी चीज़ों की, मगर आगा सिराज की गिरफ्तारी को मैंने कंडेम किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ। और आगा सिराज को इस्लामाबाद से क्यों आपने गिरफ्तार करना होता तो आप वहाँ से ही कर लेते, कराची से। कोई वो छुप के तो नहीं रह रहा था, स्पीकर था, रोज आ रहा था, और स्पीकर इज ए ऑटोनोमस फिगर। स्पीकर को गिरफ्तार करने को मैं इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप, जिस डेमोक्रेसी की खातिर आप कह रहे हैं कि हमने ये किया है और वो किया और ये कर देंगे, उसको ही आप चैलेंज कर रहे हैं जब स्पीकर को आप अरेस्ट कर रहे हैं। एजाजुल हसन और फिर ख्वाजा साहब, बताइएगा सर, ये बताइएगा कि क्या भारत किसी हिंदुओं की जुर्रत कर सकता है? सर, जुर्रत तो हर किसी का अपना फैसला होता है, अगर जरूरत करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन हाउस की तब्दीली का कोई चांस है? आप समझते हैं कि इन हाउस यानी पार्लियामेंट में पार्टी की तब्दीली का ख्याल रखती है, तो ऑप्शन ऐसा देखा जा सकता है। अच्छा, इरफान मलिक 24 चैनल से, आपने कहा इनफ इज इनफ, इसका सर हमें प्रैक्टिकल कब से नजर आएगा? जब नजर आएगा तो फिर नजर आएगा। ये बताएं कि पहले तो आपके केसेस इस्लामाबाद में मुंतकिल किए गए, दूसरा स्पीकर सिंध असेंबली को यहाँ से गिरफ्तार किया गया,
کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع اور 18ویں ترمیم پر سمجھوتہ کرنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ سرداری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ڈالا جا رہا ہوگا. سرداری صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیس مستقل کر کے پنڈی کو کربلا ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کربلا میں کس کی قربانی اور کب کون کون نامزد کیا گیا ہے دوسری طرف سے؟ دوسری طرف سے تمہیں کوئی نہیں لگ رہا تھا. پہلے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پنڈی میں آپ کو پتا ہے کہ شہید کیا گیا. اس کے بعد بی بی صاحبہ کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا. تو اب اگر ہمارے کیسز بھی یہاں چلیں گے تو عوام کو یہی تاثر، سندھ کے عوام کو، پشاور کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو، پورے پاکستان کے عوام کو یہی میسج جائے گا، کشمیر کے عوام کو بھی جائے گا. آپ زرداری صاحب، فخر الرحمان سما ٹی وی. یہ نیب کے جو کیسز آپ کے خلاف ہیں اور اس وقت نیب میں بھی معاملہ آ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کیسز سے نمٹنے کے لیے؟ کیا آپ کسی وقت بھی بارگین کی جو سہولت ہے اس کا استعمال کریں گے؟ دوسرا، حکومت کے خلاف آپ کا جو احتجاج ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے خلاف یہ ریفرنسز بنائے گئے ہیں یا واقعی جو نہیں؟ میرا احتجاج جو ہے وہ آپ کے گیس بل پہ ہے، میرا احتجاج آپ کی بجلی پہ ہے، میرا احتجاج میرے سندھ کے اندر پانی نہیں پہنچ رہا ہے اس پہ ہے، میرا احتجاج بجلی نہیں بن رہی، ہائیڈل بجلی نہیں بن رہی اس پہ ہے، اور میرا احتجاج یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا. سہیل خان اور پھر اطرت. سہیل خان دنیا نیوز سے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. پھر پیپلز پارٹی فرنٹ لائن پہ آ کے پہلے ہی اس نے لگتا ایسے ہے کہ شور مچا دیا ہوا ہے. اس پر آپ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو وہ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو کیا ایسا شک پڑ گیا کہ وہ 18ویں ترمیم پر اس نے پہلے ہی شور ڈال دیا؟ بیٹا ہم نے پہلے نہیں، ہم نے الیکشن کے دوران شور ڈالا، اس لیے کہ جب یہ 50 چینل جو یہ بات کہلوانا چاہتے ہیں وہ 50 چینل کہتے ہیں، جو بات نہیں کہلوانا چاہتے وہ ایک چینل بھی نہیں کہہ سکتا. تو وہ 50 چینل جب کہہ رہے تھے اور میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا، میری بہن کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور چادر اور چار دیواری کا بھی سوچ نہیں آ رہی تھی ان کو. مردوں پر کرو ہوتا ہے، وہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم ایسا کیس بناؤ کہ تم مجھے غدار قرار دے دو، کیونکہ میں نے 18ویں ترمیم کی، کیونکہ میں نے پختونوں کو حق دیا، کیونکہ میں نے بلوچوں کو حق دیا، اس پہ تم مجھے غدار قرار دے دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں قبول کر لوں گا یہ جرم. تو یہ مت کہو کہ یہ تم نے گاڑی کے ٹائر چوری کیے اور یہ گاڑی کی ڈیوٹی نہیں دی اور اس کے گاڑی کا فلانا نہیں کیا، یہ کیا بکواس ہے صاحب. اطرت جعفری، اس کے بعد آپ. اطرت ذرا ہولڈ آن. اطرت اسرار استوری روز ٹی وی سے. سر، گزشتہ روز سپریم کورٹ میں آپ کی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے، آپ کے پیسے نہیں ہے، جعلی بینک اکاؤنٹ آپ کے نہیں ہے، تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ تحقیقات کا سامنا کریں. اگر آپ کو نیب کلین چٹ دیتا ہے تو ہماری طرف سے بھی کلین چٹ ہے، تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم جائیں گے نیب میں، ہمیں امید ہے نیب سے، ہمیں امید ہے کہ شفاف ہوگی انویسٹیگیشن، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیج پہ ان لائف ہمیں اس طرح ذلیل کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ 2 کویسچن آپ پوچھیں. آپ سب سے آخر میں ہولڈ آن دوبارہ میرا دوبارہ سوال یہ ہے، ایسے بولنا وہ کافی دیر سے بیک بیٹھے. Will you please clarify about the isolation which happened in the last 2 years, as you mentioned? My second question about the threats coming from the western borders, from Iran. They have announced that they might conduct some operations inside Balochistan. Will you please comment? I think it's اسی کے ساتھ کوسچن لے لیں زرداری صاحب. ختم کر دیں پلیز. دیکھیں، I think it's a very dangerous situation. Iran is our neighbor and we should be careful. We should be mindful
कि it is a very large standing army. We should not have any issues with them. अगर उनको कोई शक है तो we should cooperate with them. और international isolation तो आपको सामने नजर आ रही है. आपको अगर नहीं नजर आ रही तो मैं दिखा देता हूँ कि आप देखें कि आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं दुनिया में, आपका एक दोस्त मुझे बता दे इंटरनेशनली जो आपका दोस्त हो. ठीक है, कुछ हमारे बैक सीट कार्ड में ड्राइवर्स होता है, वो ड्राइवर्स ने अपनी पीआर पे आपको सपोर्ट करवा दी है कुछ मुसलमान मुल्कों से, मगर दैट इज नॉट इंटरनेशनल सपोर्ट. एंड दोज आर MOUs to be, will be, could be. नादर और फिर शफकत, नादर एंड शफकत, दैट्स ऑल. कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात हुए, कोई डील के हवाले से खबरें सामने आ रही, तो क्या हुकूमत के साथ Are you that ill-informed? ये खबरें सामने आई है, तो क्या नहीं बेटा, कैसे आ सकते इस पोजीशन में है कि डील करेगी या केसेस का सामना करेंगे? केसेस का सामना करेगी, डील करने की हमें कोई जरूरत नहीं, ना हमने पहले की है. पीएम ने कहा कि अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको मिलाएं. आप थोड़ा उस पे कमेंट करें. ये तो मैंने कर दिया ना बेटा. मैं थोड़ा लेट आया. नोट्स लेने. ओके सर, थैंक यू. के हवाले से मैं कहना चाहूंगा, एक तो वफाकी काबीना ने एक फैसला किया कि 3% हिस्सा फाटा के लिए रखा जाए, हालांकि ये डोमेन है INFC का. और दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो सूबों के हवाले किया गया था, ये हुकूमत न सिर्फ वो वापस लेना चाह रही है बल्कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और दोनों को मिला के कोई नई एजेंसी बनाने के लिए भी IMF से बातें हो रही. तो इस पर आप क्या कहेंगे? सूबों का हिस्सा कम करने की भी बातें हो रही है. बिल्कुल बेटा हो रही है, और इसी को मैं कहता हूँ कि इनसे हुकूमत चलती नहीं है. और जो राइट्स सूबों को दिए हैं आपने, पहले ही लोगों में, अवाम में एक बेहिसी पाई जाती है. अगर उसमें आप और राइट्स कम करेंगे तो उसमें और मसले होंगे. बिल्कुल हमने ही ग्वादर पोर्ट बनवाया था, हमने ही पूरा चाइनीज पैकेज बनवाया था, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होनी चाहिए पाकिस्तान में. और चाइना भी यही चाहता है. मैं उनसे सबसे ज़्यादा मैं मिलता रहा हूँ चाइनीज से, वो भी ये चाहता है, बिकॉज वो सबको साथ लेके चलना चाहता है. वो डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई नहीं चाहता कि KP में या बलूचिस्तान में या पंजाब में ज़्यादा हो और सिंध में कम हो. दे डोंट वांट. ओके सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी. थैंक यू. सरकारी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उनका कहना था हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में पुलवामा हमले से बड़ा वाकया हुआ था हम लोग का, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे से हैंडल किया. इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद में आगा सिराज दुरानी की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी शदीद मजम्मत की है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी अदालती फैसलों का सामना करती रही है, आइंदा भी करेगी. नैब के सामने पहले भी पेश हुए हैं, आइंदा भी पेश होते रहेंगे. इस वक्त नाबालिग हुकूमत को समझ नहीं आ रहा, बैक सीट ड्राइवर सियासत नहीं समझता. इंडिया को तनकीद करते हुए उन्होंने बात कही कि इंडिया की तरफ से कोई जारहाना हरकत हुई तो पूरी कौम इकट्ठी है, पीपल्स पार्टी साथ है, हम जहां भी हैं इंडिया का डटकर मुकाबला करेंगे, आइसोलेशन खत्म करना होगी. साथ साथ आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर भी रद्दमल दिया. उन्होंने कहा कि हम जो है इसकी मजम्मत करते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा घेरा तंग नहीं हो सकता, हमें गिरफ्तारियों की परवाह नहीं है. उन्होंने कहा कि बिलावल को क्या डराते हो, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते थे ये सीखें, ये हुकूमत सीखे और काम करे, लेकिन हुकूमत को अब हम मज़ीद वक्त नहीं दे सकते. इसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ को ज़मानत पर मुबारकबाद भी दी है, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि हम नैब का मुकाबला करेंगे, जेल मेरा दूसरा घर है. तो आपको बताते चलें, आसिफ अली जरदारी ने गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़े पर अगर भारत की जानिब से कोई भी कशीदगी की गई, हमला किया गया, तो पूरी कौम मुत्तहिद है, पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है और पाक फौज का साथ देगी. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया, ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है और वो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी अदालती फैसलों का सामना
करती रही है, आइंदा आने वाले दिनों में भी करेगी। नैब में हम पेश होते रहे हैं, आइंदा भी पेश होंगे। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं जेल भी जाऊंगा, मुझे इसका कोई डर कोई खौफ नहीं, जेल मेरा दूसरा घर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि हम सऊदी शहजादे के आने का खैर मकदम करते हैं, मगर हुकूमत की मिस हैंडलिंग है कि ना उन्होंने हमें दावत दी, ना मियां साहब को दावत दी, और एक चार्ली को ट्वीट करने का कह दिया कि सबको नाअहल करार दे दे। इस पर बात करते हैं अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी जो है वाज़ेह पॉलिसी बताई गई, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मजम्मत भी की उन्होंने, आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की और साथ हुकूमत को कहा कि अब मजीद टाइम नहीं देंगे। क्या कहेंगे तमाम सूरत हाल पर? देखिए, आगा सिराज दुरानी के बारे में तो स्पेकुलेशंस थी कि उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। आसिफ जरदारी साहब काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि मजीद टाइम नहीं देंगे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वो क्या करेंगे। क्या असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे या क्या तरीकाकार होगा? कोई पूरे मुल्क में जुलूस दिल से करेंगे? कोई इस वक्त ऐसा यूनाइटेड फ्रंट भी नहीं बनता हुआ नजर आ रहा, मासवा मौलाना फजल रहमान उनके साथ हैं, तो उसमें क्लैरिटी शायद उनको खुद भी नहीं है। देखें क्या बनता है और बात आगे कैसे आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी। इफ्तिखार अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि बेनामी वजीर आजम को बेवर्दी आमरीत कायम नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा है वफाक की एक इकाई के स्पीकर पर हमला नाकाबिले कबूल है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उनका कहना है कि बेनामी वजीर आजम को बेवर्दी आमरीत कायम नहीं करने देंगे। वफाक की एक इकाई के स्पीकर पर हमला नाकाबिले कबूल है। सख्त मजम्मत की है आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको आगाह करेंगे, फैसला महफूज किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। सजा मुअत्तल की जाए और जमानत दी जाए, ये जो है पिटीशन है, और अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या फैसला करती है। और फैसला जो है अभी महफूज किया गया है। दरख्वास्त ज़ेरे समाअत थी और आपको बताते चलें कि इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। देखना ये है कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा, आज सुनाया जाएगा या आइंदा चंद रोज में सुनाया जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। वक्त का तयन नहीं किया गया कि कब फैसला सुनाया जाएगा, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। मेडिकल ग्राउंड्स पर दरख्वास्त दी गई कि जो है तबीयत नासाज है और वक्त दिया जाए, इलाज के लिए वक्त दिया जाए, और इसी हवाले से मियां नवाज शरीफ की जानिब से जो है दरख्वास्त दी गई थी और आज रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई हुकूमत की जानिब से। और इसके साथ साथ तमाम मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो भी अदालत में पेश किया गया और समाअत हुई और अब फैसला महफूज कर लिया गया है। अब ये देखना होगा कि मियां नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिलती है या फिर नहीं, लेकिन फैसला इसका महफूज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, फैसला महफूज हो चुका है। इस्लामाबाद का 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं, उन्होंने ये फैसला महफूज किया है। मजीद बात करेंगे एहतशाम कयानी से। एहतशाम, बताइएगा महफूज शुदा फैसला कब तक सुनाया जाएगा? देखिए, फैसला आज महफूज कर लिया गया है और 2 रुकनी बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उन्होंने फैसला महफूज किया है। जब फैसला महफूज कर लिया जाए तो वो अब कॉज लिस्ट में ये आएगा और उसके बाद अदालत इसको बाकायदा अनाउंस करेगी। आज ये फैसला अनाउंस नहीं किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए, उसके बाद प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से दलाइल दिए गए। 2 तरफा दलाइल। ठीक है, तो शाम जानी बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। बरतानी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में सबसे अहम काम का फरोग है। थॉमस ड्यू ने स्कॉलरशिप पर तालीमी प्रोग्राम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौटने वाले तलबा के साथ तस्वीर शेयर कर दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ऐसे इवेंट्स इनके लिए खुशी का बायस होते हैं। पाकिस्तान के तलबा हर साल स्कॉलरशिप पर बरतानिया में तालीमी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, ऐसा कहना है थॉमस ड्यू का। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान में सबसे अहम काम तालीम का फरोग है। थॉमस ड्यू ने स्कॉलरशिप पर तालीमी प्रोग्राम
प्रोग्राम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौटने वाले तलबा के साथ तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ऐसे इवेंट इनके लिए खुशी का बायस होते हैं। पाकिस्तान के तलबा हर साल स्कॉलरशिप पर बरतानिया में तालीमी प्रोग्राम के लिए जाते हैं। खुशाब के इलाके कायदाबाद में ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में मां, बाप और बेटा मौके पर दम तोड़ गए। इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया खुशाब का इलाका है कायदाबाद, जहां पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी है। हादसे में मां, बाप और बेटा मौके पर ही जान बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक ये ट्रैफिक हादसा खुशाब का इलाका है कायदाबाद, जहां पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, जिसके बाद हादसे में इंतहाई अफसोसनाक इस हादसे में मां, बाप और बेटा मौके पर ही जान बहक हो गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए 24newshd.tv।